हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज सेट नंबर 20 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर किस मंथ के होने वाले हैं, तो ये आप लोगों को मिलेंगे अप्रैल मंथ के। अप्रैल 2024 का करंट अफेयर ये है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा जा करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं। जीएस इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है यूपी के पीसीएस के एग्ज़ाम में। आरओ में भी ये क्लासेस आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी। और इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे मुझे आपके जो लाइक्स हैं, आपके कॉमेंट्स हैं, बड़ा मोटिवेट करते हैं आगे आप लोगों की लिए आपके अकॉर्डिंग क्लासेस बनाने के लिए। अगर कोई कमेंट है, सजेशन है, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा किस प्रकार की रेंज की कैलिब्रेशन उड़ान संचालित की गई है। तो 2024 में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज कैलिब्रेशन की शुरुआत की गई है। ये जो इस प्रकार की रेंज की शुरुआत है, इसे हम DVOR भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज। इसके बारे में कुछ आप लोग फैक्ट भी देख लीजिए कि नोएडा में ये अपने प्रकार की पहली प्रणाली है। और ये किस लिए की गई है, ये तो हवाई अड्डे में नेविगेशन प्रणालियों का आकलन करने के लिए की गई है, ठीक है। और किस ग्रुप के साथ समझौता किया है नोएडा हवाई अड्डे ने, तो वर्ड ग्रुप के साथ किया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किस आईआईटी के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो MOU का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो AFMS ने IIT कानपुर के साथ MOU साइन किया है, किसके लिए? सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अयोध्या में जो सूर्य तिलक किया गया था रामलला की मूर्ति पर, उस पर भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, जिसे IIA कह रहे हैं, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सारा कुछ काम सूर्य तिलक को फोकस करने का भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने BIS के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए सबसे पहला हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। तो BIS के उच्चतम खतरा जिसका स्तर 6 है, उसके लिए हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO ने बनाया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, DRDO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे बनारस उत्तर प्रदेश क्षेत्र में GI टैग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो देखिए, बनारस की ठंडाई, शहनाई और लाल भरवा मिर्च, ये तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको GI टैग के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो बनारसी गमछा है, इसको GI टैग प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के करीब 60 से अधिक पारंपरिक उत्पादों को GI टैग दिया गया है। एक साथ 6 से अधिक, 6 नहीं, 60 से ज़्यादा, 60 से अधिक प्रोडक्ट्स को GI टैग देने की ये पहली घटना है। इससे पहले इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इतनी ज़्यादा मात्रा में GI टैग नहीं दिया गया। इसमें जो और भी राज्यों के प्रोडक्ट शामिल हैं उनको भी मैं बता देती हूँ यहाँ पर। तो एक ये अशीर कांडी टेराकोटा शिल्प है, और जापी, ये बांस की एक टोपी होती है, ये इसके लिए असम को मिला है। असम में कुल 6 GI टैग दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद बोडो दोखना और बोडो एरी रेशम को भी GI टैग दिया गया है, ठीक है। एरी जो है रेशम की एक प्रजाति होती है। भारत में 4 प्रकार की रेशम प्रजातियाँ होती हैं। वे चारों प्रकार की प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। एरी, मूंगा, टसर, ठीक है। ये 3 प्रकार की हैं जो भारत में पाई जाती हैं। चौथे प्रकार की भी भारत में पाई जाती है। अगला क्या है,
बनारस के एक प्रसिद्ध पेय जिसे बनारसी ठंडाई कहते हैं उसको दिया गया है, ठीक है। बनारसी तबला, शहनाई, लाल भरवा मिर्च इसको भी मिला हुआ है, लाल पेड़ा इसको भी मिला हुआ है, और हाँ अयोध्या का जो हनुमानगढ़ी का पेड़ा है उसको भी दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा को 2 मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मेघालय के जो एक गारो टेक्सटाइल की बुनाई है इसको भी दिया गया है, ठीक है। कुल मिला के 60 से ज़्यादा दिए गए हैं, तो सारे के नाम तो ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन मेन ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज के शहरी क्षेत्रों में 294 नए ट्रांसफार्मर लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रयागराज में शहरी क्षेत्र में 294 से अधिक नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है पुराने बुनियादी ढांचे को बदलना और बिजली कटौती को कम करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI 2009 के अंतर्गत क्या कार्रवाई की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने RTI अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो कार्रवाई की है वो ये है कि 250 करोड़ से अधिक रुपए का बजट जारी किया है, किसके लिए? शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 250 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस क्यों रद्द कर दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस इसलिए रद्द किए हैं क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो शैक्षणिक प्रणाली को एकीकृत करना चाहता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैक्षणिक प्रणालियों को एकीकृत करना। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सारी चीज़ें अभी इसमें मैंने मदरसों से रिलेटेड दे रखी हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार में की गई छापेमारी का क्या उद्देश्य था? तो भारत विरोधी षड्यंत्र मामलों में जो साक्ष्य जुटाने थे इसीलिए NIA ने उत्तर प्रदेश और बिहार में छापेमारी की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में संभावित ऊर्जा घाटे को कम करने के लिए कितने मिलियन बिजली यूनिट का व्यापार किया है? तो संभावित ऊर्जा घाटे को कम करने के लिए जो बिजली बनाई है 55,000 मिलियन, यहाँ पे 55,000 नहीं 5500 है, ठीक है। 5,500 मिलियन यूनिट जो है बिजली किसने बनाई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली का इसका व्यापार किया है। बनाई तो ज़्यादा होगी लेकिन व्यापार किया है 5500 मिलियन यूनिट, ठीक है। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अर्धे दुमौली कुमार प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाअधिवक्ता पद से कब इस्तीफा दिया? तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाअधिवक्ता के पद पर कौन थे? अर्धे दुमौली, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दिया है 3 अप्रैल 2024 को। अभी हम महाअधिवक्ता से जुड़े हुए कुछ बातें देख लेते हैं। महाअधिवक्ता कौन होता है? राज्य का कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। किसकी अनुशंसा पर? अटॉर्नी जनरल की अनुशंसा पर की जाती है, जो कि केंद्र सरकार में सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और अटॉर्नी जनरल के लिए क्या होनी चाहिए शर्तें पद की? कि उनको सुप्रीम कोर्ट में काम करने का कम से कम 10 वर्ष का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में जज के पद पर 5 वर्ष के लिए होना चाहिए। या अटॉर्नी जनरल के लिए एक स्पेशल शर्त भी होती है कि भारत के राष्ट्रपति के परामर्श के अनुसार या फिर भारत के राष्ट्रपति की नज़रों में उनको एक विधिवेत्ता होना चाहिए। अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति स्पेशल विधिवेत्ता है, ज्ञान का कानून का ज्ञान रखने वाला है, तो वो इसको उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के अनुसार किन भारतीय राज्यों के सांसदों पर अधिक आपराधिक आरोपों का उल्लेखनीय प्रचलन है? तो ये आपको राज्य मिलेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। कुल मिलाकर के आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राज्य हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश जिसमें कि शामिल है, याद रखिएगा इनको। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों की बैठक जो हुई थी उसका फोकस क्या था? तो इस बैठक का जो फोकस था
वो था कम मीथेन उत्सर्जन वाली चावल की किस्मों का विकास करना। जो चावल के खेत होते हैं, जो धान के खेत होते हैं, वहाँ से मीथेन काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो कम मीथेन वाली चावल की किस्म को विकास करने के लिए ये बैठक हुई थी। ठीक है, आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। 2024-25 में रबी विपणन सत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का खरीद लक्ष्य क्या था? तो ये खरीद लक्ष्य जो था 6 मिलियन टन हो जाएगा। पूरी रबी की बात हो रही है, खाली गेहूं की बात नहीं हो रही है, रबी की फसल की बात हो रही है। तो 6 मिलियन टन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कथित तौर पर कितने बच्चों को अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था और अयोध्या में इनको बचाया गया? तो 95 बच्चे बचाए गए हैं जिन्हें बिहार से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए। ठीक है, अवैध रूप से इनको बचाया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम के धनुष और बाण जैसा दिखने वाला पहला स्काई ग्लास वॉक कहाँ खोला जाएगा? तो ये चित्रकूट में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? चित्रकूट में। मनमोहक तुलसी जलप्रपात, जिसे कि शबरी जलप्रपात भी कहते हैं, ये वहाँ पर खोला जाएगा और ये सामने से दिखने में धनुष और बाण के जैसा है। और कोंकण वन क्षेत्र में, कोंकण नहीं है, इसको करेक्ट करिएगा, कोंडड है। ठीक है, कोंडन वन क्षेत्र में बनाया जाएगा। और इस पे कुल लागत कितनी आई है? 3.7 करोड़ की लागत यहाँ पर लगी है। ठीक है, और राजापुर जगह पर ये पड़ता है क्योंकि वो किसकी जन्मस्थली है? गोस्वामी तुलसीदास की, जिन्होंने रचना की थी अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की। ठीक है, आएंगे अगले क्वेश्चन पर। पहली बार राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? ये वाराणसी में आयोजित होगी। राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, स्कूल बॉल प्रतियोगिता। ठीक है, यूपी में पहली बार आयोजित हो रही है। यहाँ पर कुल देश भर से 1200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और वाराणसी में पहली बार आयोजित हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ कितने मैदानों पर खेली जाएगी? करीब 4 मैदानों पर खेली जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाल ही में जारी निर्देश में क्या फोकस है? तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया है जिसमें साइबर सुरक्षा के लिए शिक्षा का समावेश करने को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइबर सुरक्षा शिक्षा का समावेश। ठीक है, छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा की जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजेस में, साइबर क्लब्स में ऑनलाइन अपराध जो हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थानों को ये पहल करने के लिए कह रही है। ठीक है, इस यहाँ पर कई सारी कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी, केस स्टडीज़ सिखाई जाएंगी, पोस्टर बनाए जाएंगे, नारे लिखवाए जाएंगे, उनको सिखाए जाएंगे, साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन कब होगा? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसका कि नाम अभी प्रयागराज हो चुका है, 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2025। ठीक है, और जो हमारा कुंभ मेला है ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया था, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, 4 जगह कहाँ कहाँ पर लगता है कुंभ मेला? तो उज्जैन में गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, हरिद्वार और प्रयागराज में, ध्यान रखिएगा। और प्रयागराज जो है इसको संगम स्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन किस अवसर पर शुरू किया गया था? तो श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन जो है रामनवमी के अवसर पर शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। विशाल भारत संस्थान ने राम पंथ आयोग, एक सेवा संगठन है, उसी के पदाधिकारी जो हैं उन्होंने इसका आंदोलन जो है आगाज किया था, शुरुआत की थी। ठीक है, आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 नए उत्पादों को शामिल करने के बाद अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश में जीआई टैग वाले उत्पादों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अभी जीआई टैग से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था, लेकिन अप्रैल 2024 में मैंने ऊपर बताया था कि 60 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में भारत में प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया। तो इनकी एक्यूरेट संख्या कितनी है? 65 हो जाएगी। अप्रैल 2024 में इन 65 उत्पादों को पूरे भारत में जीआई टैग मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हैं जिनको अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। रामनवमी की पूर्व संध्या पर विशेष कवर जारी करने वाले कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था? तो विशेष कवर जारी करने का आयोजन जो है किया था प्रयाग
फिलेटेलिक सोसाइटी ने, प्रयाग फिलेटेलिक सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? तो आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं, उनके मेंशन किया गया है सेग्रीगेट करके आइटम्स को। ये सारी बातें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस 32,000 करोड़ का जो बजट है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आएंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किस शहर में होम्योपैथी शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस कब होता है 10 अप्रैल समारोह का उद्घाटन किया था? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी शक्ति 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ। किसके द्वारा किया गया? ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, अब जो 10 अप्रैल है ये होता क्या है, होम्योपैथी दिवस मनाया क्यों जाता है? ये सैमुअल हनीमैन जो हैं उनकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, उस दिन इनका जन्मदिन होता है। होम्योपैथी होता क्या है? होम्योपैथी जिस तरीके का इलाज है एक बार उसको समझने का प्रयास करते हैं। होम्योपैथी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कि होमोइस एक है और दूसरा शब्द है पैथोस। होमोइस का मतलब होता है समान और पैथोस का मतलब होता है पीड़ा। तो जैसी पीड़ा होती है उसी के समान दवा से जो इलाज किया जाता है उस चिकित्सा पद्धति को होम्योपैथी कहते हैं। ठीक है, चलिए आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने किस शहर में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रदर्शन और समर्थन के लिए 13 और 14 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम धरोहर काशी का आयोजन किया? तो धरोहर काशी की जो है ये गंगा घाट पे आयोजन किया गया था। कहाँ पर? वाराणसी में। अब चूंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है तो वाराणसी देखिए या इसका आंसर हो जाएगा। इसमें किया क्या गया था? एक काशी की जो भी धरोहर हैं उनके लिए मेला लगाया गया था गंगा घाट पे, वहाँ पर सभी ने अपने चीज़ों का प्रदर्शन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मंगल पांडे को बैरकपुर में किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि मनाई गई, 1857। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इनको फांसी कहाँ पर दी गई थी यहाँ पे बता देते हैं क्वेश्चन को देखने से पहले। 19 जुलाई 1827 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फैज़ाबाद के निकट एक कस्बे में हुआ था। और 34वीं बंगाल की जो नेटिव फैक्ट्री रेजिमेंट थी उसमें ये शामिल हो गए थे। गाय और सूअर की जो चर्बी लगाई जा रही थी कारतूसों पे, उन्हीं के खिलाफ जो सिपाहियों में हमारे विद्रोह किया था उसके सूत्रधार कौन थे? मंगल पांडे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की जो पहली 1857 की क्रांति हुई थी उसके सूत्रधार कौन थे? सूत्रधार मंगल पांडे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए कौन सा संगठन श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है? तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी। ये कहाँ पर है? ये इसका आपको हेड ऑफिस मिलेगा लखनऊ पर। ठीक है, लखनऊ में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किस अदालत ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने की तारीख तय की जो कि कृष्ण जन्म स्थान मंदिर से सटी हुई है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ये सुनवाई होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अप्रैल 2024 में जारी दिशा निर्देशों का उद्देश्य क्या था? तो गर्मी से संबंधित बीमारियों का रोकथाम और उनका प्रबंधन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2024 में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इनका उद्देश्य गर्मी से संबंधित बीमारियों और उनका रोकथाम था। ठीक है, उनकी रोकथाम और प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में किस संवैधानिक प्रावधान को कैट के अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उसके आदेश को चुनौती देने पर लागू नहीं माना गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 226। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 226 क्या है। अनुच्छेद 226 असल में हाई कोर्ट की शक्ति होती है रिट जारी करने की। अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाकर के हाई कोर्ट में रिट करता है तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन किया है। लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के
के अंतर्गत न केवल मानवाधिकारों के हनन के लिए बल्कि और भी क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 की अगर बात करें, अनुच्छेद 32 जो है उसके अंतर्गत कौन रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जो कि मानवाधिकार के हनन के लिए होता है। और कौन कितने प्रकार की जारी करता है रिट्स? 4 प्रकार की रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो आपको बताई है। और यहाँ पर रिट्स के प्रकार भी दिए हैं। प्रकार यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार प्रेक्षा, ये जो है 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। ऊपर 4 बोले थे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 4 नहीं 5 प्रकार की रिट्स जारी करी जाती हैं। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जब मानवाधिकार का हनन होता है तब। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने अप्रैल 2024 का यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर है वो सारा हमने कंप्लीट किया है। ये मंथली करंट अफेयर की क्लास है, तो मंथली करंट अफेयर की क्लास आई होप कि आप लोग सारे क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट कर ले रहे होगे। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में, पेयर ग्रुप्स में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।